नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आपका दोस्त सॉल्यूशन क्लासेस में वापस से आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 8 to 7 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। मेरे प्रियो, पहला सेंटेंस आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, में सेंटेंस में से ग्रामेटिकल एरर देखनी अगर कोई है तो, इट वर द फार्मर्स हु वांटेड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये फार्मर्स थे जो चाहते थे कि सरकार उनका न्यूनतम जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचान मूल्य है, वो बढ़ाए। सीधी सी बात है, ऑप्शन ए में अपना आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इट सिंगुलर होता है और इट के साथ वर नहीं वॉज का यूज होगा, इट वॉज होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाता है। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड आउट करनी है अगर कोई है तो। आई हैव डिसाइडेड टू गो इन बिजनेस विद द चार्ल्स फैमिली। मैंने चार्ल्स फैमिली के साथ बिजनेस में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया है। एज दिस जॉब हैज़ मेड माई लाइफ मोनोटोनस। जैसा कि वर्तमान जो उसका कार्य है, नौकरी है, जॉब है, उसने उसके जीवन को नीरस बना दिया। प्यारे दोस्तों, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, टेडियस, बोरिंग। एंड आई एम नॉट एबल टू अक्यूमुलेट एनी वेल्थ। और मैं कोई भी धन संपदा अर्जित करने में सफल नहीं रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गो इन बिजनेस विद आया। तो मेरे प्रियो, जब भी हम किसी बिजनेस में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों गो इन ना कर इनटू का यूज होता है। गो इनटू बिजनेस विद, जब हम किसी भी बिजनेस में प्रवेश कर रहे हैं, बिजनेस हो चाहे कोई पैक्ट, कोई समझौता हो या अग्रीमेंट हो, तो वहाँ पर अगर हमें बात करनी होगी तो वहाँ पर हमें गो इनटू या एंटर इनटू का यूज़ ही करना पड़ता है। गो इनटू या एंटर इनटू का यूज़ ही करना पड़ता है। सामान्य तौर पर एंटर में इनटू का यूज़ नहीं होता, लेकिन इन तीन जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हम इन चार में से सेंटेंस में उचित शब्द को हमें भरना है। शी स्पोक, उसने बोला, डैश शी न्यू अबाउट whom द डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन। उसने बोला जैसे कि वो जानती हो कि चर्चा किसके बारे में चल रही है। सो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, इसलिए हर किसी ने हंसना शुरू कर दिया। बट आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ, दैट शी न्यू नथिंग, उसको कुछ भी पता नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ से वहाँ तक आप ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, मानो की। मानो की को हम क्या बोलते हैं? एज इफ बोलते हैं, क्योंकि उसने बोला ऐसे जैसे वो सब कुछ किसके बारे में चर्चा हो रही है वो जानती हो। ठीक है, तो जब अपन किसी चीज को अज्यूम करते हैं ना, मानो की, तो मानो की को अपन क्या बोलते हैं? एज इफ बोलते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो एज इफ के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है, क्योंकि इमेजिनरी बात होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब हमें उचित सिनोनिम बताना है दिए है शब्द का। हमारा वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है अचानक से बदलने वाला, अचानक से बदलने वाला। ठीक है, तो अब इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा अपना कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? अचानक से जिसका स्वभाव बदल जाए। ठीक है, तो हमारा मर्क्यूरियल का ऑप्शन ए आंसर हो जाता है।
अन्य शब्दों पर ध्यान दो तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, प्रीसीड का मतलब होता है जिसको भविष्य दिखता हो, भविष्यदर्शी जिसे कहते हैं, और इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, यानी ऐसा काम जो कि अत्यावश्यक हो। चलते हैं आगे। 80 क्वेश्चन में दोस्तों हमें सिनोनिम ही देना है, पर्यायवाची ही देना है दिए गए शब्द का। इंसिडियस का मतलब होता है धूर्त, चालाक आदमी, धूर्त आदमी, जो नेगेटिव सोच लेके चलता है किसी के प्रति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो सिनोनिम हो जाएगा ट्रीचरस, क्योंकि ट्रीचरस का मतलब भी क्या होता है, धूर्त ही होता है। गद्दार भी कह सकते हैं, धूर्त कह लीजिए या गद्दार कह लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं, उनका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब, ठीक है। अनकैनी का मतलब होता है अजीब, और इंजीनियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि बड़ी कुशलता से, बड़ी ईमानदारी से अपना कामकाज करता हो, उसको अपन इंजीनियस कहते हैं। तो अपना ऑप्शन सी आंसर हो जाता है इसका सिनोनिम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। हमें अब विलोम शब्द देना है, जो हमें प्यूरल दिया हुआ है उसका उल्टा हमें देना है, ठीक है। तो प्यूरल का मतलब होता है बच्चों जैसा, बचकाना। कहते हैं ना कई बार, क्या आपका बचकाना व्यवहार है, क्या बच्चों जैसा व्यवहार है, ठीक है। तो उसी को प्यूरल को ही बचकाना कहते हैं। तो अब इसका इन चारों में से देखते हैं, तो चारों में से हम देख सकते हैं मच्योर इसका आंसर हो जाता है, विपरीत हो जाता है, एंटीनम, क्योंकि मच्योर का मतलब होता है परिपक्व, बचकाना बच्चे जैसा, मच्योर परिपक्व, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अन्य शब्दों की ओर। स्टूडेंट ऑफ आर्ट हम देख सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ आर्ट का मतलब कला की कोई दिशा में कह सकता हूँ, अर्ली मतलब पहले। फीटेड एक नया और अच्छा वर्ड है, और फीटेड का मतलब होता है बदबूदार, स्टिंकी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, वापस से हमें इस क्वेश्चन में भी इस दिए गए वर्ड का हमें एंटोनिम ही देना है, विपरीत वर्ड ही हमें देना है। लास्टिंग का मतलब होता है जो देर तक टिकने वाला, देर तक टिकने वाला। कहते हैं ना कई बार हम कि ये मेरा परफ्यूम है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये मैंने डिओड्रेंट खरीदा है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो देर तक रहता हो। तो अब इसका उल्टा क्या है, जो क्षणिक रहता हो, तो वो हो जाएगा अपना फगैशियस। वो क्या हो जाएगा अपना फगैशियस, क्योंकि फगैशियस का मतलब होता है क्षणिक, जो कम समय के लिए विद्यमान रहता हो, फगैशियस। अन्य शब्दों को ध्यान देवे तो ग्रैंडाइज का मतलब होता भव्य, ठीक है। अबंडेंट का मतलब वापस से यहाँ पे प्रचुर होगा, प्रचुर। और इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। इंडिजेंट का मतलब क्या हो गया, गरीब हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, करेक्टली स्पेल्ड हमें चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास में जॉलिटी की स्पेलिंग एकदम सही है। जॉलिटी का मतलब खुशमिजाज, मिलनसार, ठीक है। तो हमारा आंसर डी होगा। क्यों होगा आइए देखते हैं। रिकंसिलिएशन में आप देखिए एल के बाद में एक आई और आना चाहिए था, कुछ यूं होना चाहिए था, रिकंसिलिएशन ये होना चाहिए था, ठीक है। और बी में क्या होना चाहिए था जवानों, बी में आई आना चाहिए था, फिंडिश होता है ये, ठीक है। और सी में FLUORE आना चाहिए था, ए की जगह ए आना चाहिए था। इसलिए मेरे प्रियो
हमारा ऑप्शन डी हो जाता है जॉलिटी। आगे बढ़ते हैं। यस, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारों, पूरे सेंटेंस के लिए हमें वन वर्ड देना है, एक शब्द देना है। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे दर्जे का कुशल हो, आला दर्जे का कौशल रखता हो, किसमें? म्यूजिक और अनदर आर्टिस्टिक परस्यूट, और किसी भी कला के अन्य कामों में, उस व्यक्ति को कहते हैं वर्चुओसो। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत कुशल संगीतज्ञ या कलाकार हम कह सकते हैं। बहुत कुशल कलाकार, चाहे वो संगीतज्ञ हो या कुछ और हो, कलाकार। ठीक है, अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं तो हम देख सकते हैं डिलेटेंट का मतलब भी क्या होता है? शौकीन होता है। अमेचर का मतलब होता है शौकिया। कई बार कहते हैं ना कि ये काम मैं अपनी शौक के लिए कर रहा हूँ, वो उसको इमेचर कहते हैं। विरागो का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो जिसको लड़ना बड़ा पसंद है। लड़ाकू स्त्री मैं कह सकता हूँ, लड़ाकू स्त्री या कर्कश स्त्री, ऐसी महिला जिसको लड़ना बड़ा पसंद है वो विरागो कहलाती है। चलिए, तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, वापस से मेरे प्यारों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें देना है इस पूरे सेंटेंस के लिए। पढ़ते हैं। अ मैन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो कि अनैतिक जीवन निर्वाह करता है, अनैतिक जीवन जीता है, नीति अनुसार नहीं जीता है, उसे कहते हैं लिबर्टिन। अनैतिक लाइफ जीने वाले को, अनैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को लिबर्टिन बोलते हैं। अन्य शब्दों को ध्यान देते हैं तो एंटीडोट का मतलब होता है जहर काटने वाला, काटने वाली दवा। आपने देखा होगा जब कभी भी किसी को स्नेक बाइटिंग होती है, सांप काट जाता है, तो वहां पर उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमें एंटीडोट ही देना पड़ता है। एंटीडोट मतलब जिससे सांप का जहर उसकी काट हो जाए, सांप का जहर को, उसके असर को खत्म किया जा सके। हाँ, लैक्सेटिव की बात करूं, लैक्सेटिव का मतलब होता है जुलाब। हमने कई बार मूवीज में या कई बार हमने स्वयं ने भी इस बात को किसी को कहते हुए सुना होगा कि उसने जुलाब की गोलियां खा ली तो उसको बहुत लूज मोशन हो गया। ऐसी दवा जो कि व्यक्ति को लूज मोशन करवा दे उसे कहते हैं लैक्सेटिव, जुलाब जिसे कहते हैं अपन, जुलाब की दवा। टायरो, टायरो का मतलब होता है नौसिखिया, ऐसा व्यक्ति जिसने कोई नया किसी काम में कदम रखा हो, नौसिखिया। चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें इस अंडरलाइन किए गए सेगमेंट को रिप्लेस करना है, अगर जरूरत है तो इन 3 से रिप्लेस करना है, और अगर जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट पे हमें क्लिक करना है। पढ़ते हैं। वी कैन टेक हार्ट फ्रॉम द फैक्ट, हम इस बात से प्रोत्साहित हो सकते हैं दैट थिंग्स आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग, कि चीजें हम धीरे धीरे सुधर रही हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो मेरे प्यारों, टेक हार्ट फ्रॉम का मतलब होता है धीरे धीरे, माफ करें, टेक हार्ट फ्रॉम का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मिलना। ठीक है, तो अगर सेंटेंस को देखें तो इन तीनों की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक हार्ट अपने आप में सही सेंटेंस में शामिल है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाए। जब हमें कॉन्फिडेंस मिलने लगे, मन को शांति मिलने लगे, हमारा प्रोत्साहन बढ़ने लगे, तो उसी को कहते हैं टेक हार्ट फ्रॉम। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें दिए गए ये जो मुहावरा है शेप अप और शेप आउट, इडियम जिसे कहते हैं, इसका हम 4 में से सही अर्थ हमें देना है।
पढ़ते हैं जरा। शेप अप और शेप आउट, यानी टू ईदर विन और डाई, जीतो या मरो। वर्कआउट एंड बिकम फिट, यानी व्यायाम करो और फिट हो जाओ। टू ईदर हेल्प और लीव, या तो मदद करो या चले जाओ, या अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो या फिर उस काम को छोड़ दो। यस, ऑप्शन डी। शेप अप और शेप आउट का मतलब ये होता है या तो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारो या फिर क्विट कर दो उस काम से, उस जगह से। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। चलते मेरे प्यारों, वापस से मैं इसमें भी इस ईडियम का, ये जो ईडियम हमें दी गई तो पाउंड द पेवमेंट, इसका सही आंसर देना, इसका सही अर्थ हमें देखना है। टू पाउंड द पेवमेंट, टू टेक अ pestle and pound on the pavement, to get tired and stop, to walk the same route over and over again, to walk the streets looking for a job. Yes, option D। सीधी सी बात है, सड़कों पर घूमते फिरना किसी जॉब की तलाश में, काम की तलाश में, उसी को पाउंड द पेवमेंट कहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Yes, my dear friends, select the correct active passive form of the given sentence। मेरे प्यारों, हमें करेक्ट एक्टिव या करेक्ट पैसिव में देखना है इस दिए गए सेंटेंस का। पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। लेट्स स्टार्ट। डिड द सुपरवाइजर टेल यू, अब देखो डिड से स्टार्ट हो रहा है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है टेल, इट मीन्स हमारा सेंटेंस एक्टिव है, हमें पैसिव ढूंढना है। तो मेरे प्यारों, यहां पर यू हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है। तो अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब कैसे शुरू होगा? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मीन्स वॉज वर्ड से शुरू होगा। अब वॉज से या वर से, तो ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट यू है तो यू प्लूरल माना जाता है तो वर यू हो जाएगा। तो यानी ए इनकरेक्ट हो गया, सी इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं, वर यू टोल्ड बाय द सुपरवाइजर हाउ यू शुड, यहां पर शुड का तो कोई दूर दराज तक नामो निशान ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारा ये बी भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। वर यू टोल्ड बाय द सुपरवाइजर हाउ टू ऑपरेट द न्यू मशीनरी सेफली टुडे। ठीक है, चलते हैं आगे। Yes, my dear friends, select the most appropriate direct and indirect form of the given sentence। अब हमें सबसे उचित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करनी है। पहले देखते हैं हमारा सेंटेंस ये किसका है। He swore in the name of God that he was ignorant of the matter। He swore, swore का मतलब क्या होता है? swore, कसम खाना। उसने भगवान की कसम खाई कि उसको मामले का पता नहीं था। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ होना, वो मामले से अनभिज्ञ था। इट मीन्स ये हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में है, माफ करें इनडायरेक्ट में है। हमें डायरेक्ट देना है, तो देखिए जरा। अब देखिए पहले वाले में सेड है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे सोर, उसने कसम खाई है, तो ये नहीं होगा। यहां पर बी में डिक्लेयर कर रहा है, घोषित कर रहा है कि गॉड नोज, भगवान जानता है, भगवान जानता है, वो सिर्फ अपनी बात को घोषणा कर रहा है, वो कसम नहीं खा रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ही सेड बाय गॉड आई एम इग्नोरेंट। कसम जब भी खाई जाती है तो इस तरह से किया जाता है, कहते ना कई बार आई स्वेयर बाय गॉड। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। दोस्तों ये पी क्यू आर एस हमारे पास में 4 सेंटेंसेस है। जम्बल्ड मतलब जिनका क्रम निश्चित नहीं होता है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। हमें सही क्रम दर्शाना है। देखते हैं मेरे प्यारों। कैनेडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट। जो कनाडा है पूरी दुनिया के न्यूज प्रिंट प्रोडक्शन का, उत्पादन का 1/3 उत्पादन करता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स
देयरफॉर इसलिए जंगल के उत्पाद, वन्य उत्पाद जिसे कहते हैं, वन्य उत्पाद इसलिए हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ कनाडा फॉर मोर देन ए सेंचुरी। इसीलिए कनाडा के लिए पिछले 1 सदी से भी ज़्यादा, 100 सालों से भी अधिक समय से जो जंगल के उत्पाद हैं वो उसका महत्वपूर्ण निर्यात का साधन है। A large part of Canada is covered with coniferous trees, कि कनाडा का बहुत बड़ा हिस्सा coniferous trees यानी शंकुधारी वनों से आच्छादित है, घिरा हुआ है। पल्प एंड पेपर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी ये 2 चीज़ें इस वन्य उत्पादों के मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। देखते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देयरफॉर आए, इसका मतलब क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले बात करेंगे कि कनाडा, ये कह रहा है कि कनाडा कॉनिफेरस वनों से घिरा हुआ है, तो नंबर 1 आर से होना चाहिए कि यहां से इसका इंट्रोडक्शन देना कि कनाडा इस प्रकार के वनों से आच्छादित है, ठीक है। इसीलिए अब देखिए, इसीलिए देयरफॉर मतलब इसीलिए, अब सबसे ज्यादा उसका एक्सपोर्ट किसका होगा? अगर वन सबसे ज्यादा है तो एक्सपोर्ट भी किसका करेगा? फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, वन्य उत्पादों का करेगा। तो यानी आर के बाद में क्यू आना चाहिए। तो आर के बाद में क्यू, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है पल्प एंड पेपर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इसीलिए कनाडा पूरे वर्ल्ड का 1/3 न्यूज प्रिंट का जो उसके लेखे में जोखे में आता है। सी अपना आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वापस से दोस्तों 4 जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, हमें इनका सही ऑर्डर देना है। देखते हैं। What was supposed to be a holiday of a lifetime, जो जीवन भर का, लाइफ टाइम का एक यादगार हॉलिडे होने वाला था, turned into a dangerous experience, यानी वो एक खतरनाक अनुभव में तब्दील हो गया for 1300 पैसेंजर्स ऑन अ क्रूज शिप, यानी उन 1300 यात्रियों के लिए जो कि क्रूज शिप पर सवार थे, ऑफ द कोस्ट ऑफ द नॉर्वे, नॉर्वे के तट पर। The Norwegian government decided to evacuate the passengers with the help of helicopters, कि नॉर्वे की सरकार ने उन लोगों को इवैक्यूएट मतलब फंसे हुए लोगों को निकालना, किसी मुसीबत में फंसे लोगों को इवैक्यूएट करना कहते हैं, निकालने को इवैक्यूएट करना, कि नॉर्वे की सरकार ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का निर्णय लिया। द शिप ब्रोक डाउन मतलब टूट गया, खराब हो गया। द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज, यानी भयंकर तूफान में फंसे हुए सागर में, समंदर में शिप ब्रेक डाउन हो गया। एंड हाई स्पीड विंड्स कॉज्ड इट टू रॉक हैवीली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी और बहुत तेजी से भयंकर हवाओं के कारण ये रॉक होने लगा, हिलने लगा। आउट ऑफ द फर्स्ट 371 इवैक्यूएट पैसेंजर्स, यानी बचाए गए, छुड़ाए गए 371 यात्रियों में से 17 हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, 17 को अस्पताल ले जाया जाना पड़ा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो नंबर 1 पी से शुरू करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम तो आज तो ऐसा होना था, ऐसा हो गया, फिर सामने वाला पूछता भाई क्या हुआ ऐसा, फिर अपन कहानी शुरू करते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर यही है कि ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था जिंदगी भर का, अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला था, वो किस में बदल गया? एक खतरनाक अनुभव में बदल गया। अब वो कैसे हुआ देखते जरा। अब देखो नंबर 1 पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ना तो सी आएगा ना ही बी आएगा, या तो ए आएगा या डी आएगा। देखते जरा। द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट डिसाइडेड, अब देखो क्यों कहता है कि नॉर्वे की सरकार ने फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने का निर्णय लिया। अरे भाई पहले बताओ तो सही, फंसे कैसे, कहां पर, कैसा क्या हुआ, मुसीबत तो बताओ। तो यहां पर हमारे सामने नंबर 2 पर मुसीबत है कि शिप भयंकर तूफान के कारण और उस बिगड़ते हुए सागर में क्या हो गया? खराब सा हो गया, टूट सा गया था, जिसने उसको बुरी तरह से हिलाकर रख दिया, खत्म होने के कगार पर था शिप। और इसीलिए
सरकार ने फंसे हुए लोगों को निकालने का निर्णय लिया और बचाए गए 371 में से 17 को अस्पताल ले जाना पड़ा। यानी अपना क्रम हो जाएगा PRQS, PRQS, PRQS। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों यहां पर भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब भी, इसका जो करेक्टली स्पेल्ड हो जाता है वो हो जाता है कंसेंशस, क्योंकि कंसीन्स से बना हुआ वर्ड है, कंसीन्स से बना है, इसलिए कंसीनशियस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यस, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे उचित हमें विकल्प पढ़ना है इन चार में से। The profligate young man was dashed for the substantial debts he had recklessly incurred। यानी वो युवा ही उस सब्सटैंशियल कर्ज, उस डेट्स के लिए, कर्ज के लिए जिम्मेदार था जो कि उसने रेकलेसली, लापरवाह रूप से चढ़ा लिया था, इनकर कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों फॉर आया हुआ है तो नो डाउट लायबल आएगा। लायबल फॉर मतलब का जिम्मेदार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, वापस से हमें अंडरलाइन किए गए सेंटेंस को इन चार में से हमें बदलना है अगर जरूरत है तो। वी मस्ट endeavor टू इंक्रीज women's एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। हमें महिलाओं की पहुंच शिक्षा और रोजगार तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सेस आया तो एक्सेस फिक्स प्रपोजिशन टू लेता है, तो जाहिर सी बात है नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। यहां पर इन आ गया, ये भी नहीं आएगा। अब बाकी बचा बी और डी। अब देखते हैं यहां पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इस और का मतलब हो गया या कि महिलाओं की पहुंच या उनका दायरा हमें या तो शिक्षा तक बढ़ाना है या फिर रोजगार तक, दोनों में से एक चीज देने महिलाओं को। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें महिलाओं को दोनों ही चीज देनी है, तो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों तक पहुंच बढ़ानी है महिलाओं की। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़िया आगे। अब मेरे प्रियो एक छोटा सा पैसेज है, इसको पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। फ्यू पॉलिटिकल अलायंसेस इन रिसेंट मेमोरी प्रूव्ड एज ड्रामेटिक एज द वन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड एलॉन मस्क। यानी ये कहता है कि हालिया समय में हुए गठबंधनों में से कुछ ही गठबंधनों में से बहुत कम ऐसे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के रूप में, नाटकीय रूप में हुए हैं। यानी इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो भी गठबंधन हुआ ना, राजनीतिक गठबंधन, वो नाटकीय रूप से हुआ, नाटकीय रूप से कम नहीं है, मतलब ये है। ड्यूरिंग द 2024 प्रेसिडेंशियल कैंपेन, यानी 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान मस्क डैश नियरली $300 मिलियन टू सपोर्ट ट्रम्प इलेक्शन बिड। यानी मस्क ने $300 मिलियन रुपीस दिए ट्रंप के इलेक्शन में, उसके ट्रंप के चुनाव प्रचार में। तो प्यारे दोस्तों अब यहां पर मस्क क्या कर रहा है? लैंड उधार दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोरोबरेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सहयोग दिया उसने कि मस्क ने $300 मिलियन रुपए का $300 मिलियन का सहयोग दिया था ट्रंप के इलेक्शन में, प्रचार में, बिकमिंग हिज मोस्ट प्रोमिनेंट डोनर। और इससे एलॉन मस्क उसका यानी ट्रंप का सबसे बड़ा दानदाता बन गया। ट्रंप एक्नॉलेज्ड दिस पब्लिकली, और ट्रंप ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया, डिक्लेयरिंग एट हिज विक्ट्री स्पीच। और उसने अपनी इस विजय, जब वो जीत गया चुनाव जीत गया, तो चुनाव के दौरान अपनी विजय भाषण के दौरान भी इसने घोषित किया, अ स्टार इज बॉर्न, एक सितारा पैदा हुआ है, एलॉन मस्क वॉज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड टू द लीड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके बाद मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का एक विभाग में नियुक्त किया गया, टास्क्ड विद ड्रामेटिकली डैश फेडरल स्पेंडिंग, ताकि वो जो सरकार पर किए जाने वाले खर्चे को डैश कर सके,
सरकार पर किए जाने वाले खर्चे को क्या कर सके, ऑडिटिंग, लेखा जोखा कर सके, एग्जैजरेटिंग, बढ़ा सके, रेगुलेटिंग, नियमित कर सके, या स्लैशिंग, कम कर सके। हर राजनेता चाहेगा कि उसके विभाग में होने वाला खर्चा कम रहे, सीमित संसाधनों में अच्छा काम हो, तो स्लैशिंग यहां पर आंसर आएगा। द पार्टनरशिप हाउएवर बिगैन टू डैश इन जून 25, लेकिन फिर ये जो साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी, ये 2025 में डैश होना शुरू हो गई। 2025 में डैश होना शुरू हो गई। When Musk vehemently opposed Trump's one big beautiful bill, जब मस्क ने बड़े कड़े रूप से, vehemently मतलब जोरदार तरीके से, कड़े रूप से ट्रंप के वन ब्यूटीफुल बिल का क्या हुआ, विरोध किया, तो इन दोनों की पार्टनरशिप की परतें खुलने लगी। ठीक है ना, अनरावल मतलब कोई चीज जो गुत्थी सुलझी हुई थी, कोई चीज जो पहले छुपी हुई तो सामने आ जाना, अनरावल। ठीक है, तो इन दोनों की पार्टनरशिप खुलने लगी। आर्गुइंग इट वुड डेंजरसली इंक्रीज द नेशनल डेफिसिट, और यह हवाला देते हुए, यह बहस देते हुए, यह बात कहते हुए कि इट वुड डेंजरसली इंक्रीज द नेशनल डेफिसिट, कि यह चीज, यह बिल, इट मतलब यह बिल राष्ट्रीय घाटे को खतरनाक रूप से बढ़ा देगा। जो ट्रंप जो लेकर आए थे बिल, तो एलन मस्क का क्या किया, विरोध किया और कहा कि ये जो बिल है इस राष्ट्रीय घाटे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ट्रंप रेस्पॉन्डेड बाय एक्यूजिंग मस्क, अब क्या हुआ, ट्रंप ने किस पर आरोप लगाया, मस्क की बात का खंडन करते हुए उस पर आरोप लगाया, ऑफ ओपोजिंग द बिल सोनली टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज बेनिफिटिंग टेस्ला। यानी अब ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रिक वाहनों के मिलने वाली सब्सिडी को बचाने के लिए, कि उनकी इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, इलेक्ट्रिक वाहनों कंपनी है टेस्ला, उनको मिलने वाली जो सब्सिडी है, छूट है, उसके बचाव के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कह दिया साहब इन्होंने। मस्क डैश बाय अनाउंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अमेरिका पार्टी। ठीक है, तो अब मस्क ने क्या किया, मस्क ने रिटेलिएट किया। ट्रंप ने बोल दिया, आरोप लगा दिया कि इसकी कंपनी को जो लाभ मिलने वाला था उसको बचाने के लिए बिल का विरोध कर रहा है। अब इसने मस्क ने क्या किया, रिटेलिएट किया, यानी जवाबी हमला किया, उसको जवाब दिया। कैसे जवाब दिया, बाय अनाउंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू अमेरिका पार्टी, यानी एक नई पार्टी जिसका नाम अमेरिका पार्टी होगा, उसके गठन की घोषणा करते हुए जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे। ट्रंप इंटर्न, और बदले में ट्रंप ने थ्रेटन यानी धमकी दी, डैश, अब ट्रंप मस्क को धमकी दे रहे हैं, टू डैश गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद मस्क कंपनीज कॉलिंग हिम अ ट्रेन रैक, और बदले में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के साथ किए गए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंधों को क्या करने की धमकी दे दी, रिव्यू मतलब पुनर्समीक्षा करने की धमकी दे दी कि आपकी और हमारी कंपनी, आपकी और सरकार के बीच में, आपकी कंपनियों और सरकार के बीच में जितने भी आप अनुबंध हुए हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, अब मुझे वापस देखना पड़ेगा। वापस देखने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो। और उसको क्या कहा, कॉल हिम अ ट्रेन रैक। ट्रेन रैक का मतलब होता है असफल व्यक्ति, और ट्रंप ने मस्क को क्या कह दिया, एक असफल व्यक्ति कह दिया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे यहाँ पर पेपर नंबर 8 to 7 का सलूशन पूरा होता है। मेरे प्यारों, आशा करता हूँ आप सबको ये सलूशन समझ में आया होगा। जितने भी नए वर्ड्स आपके सामने आ जाए हैं उन सबको लिखिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही अगले सलूशन के साथ। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।